डीएनए मित्रों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की महान रचना है रश्मि रथी। उसमें उन्होंने लिखा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अमेरिका और ईरान पर यह पंक्ति बिल्कुल सही बैठ रही है। इन दोनों देश में विवेक से नहीं, विध्वंसक हथियारों से बात की जा रही है और इसका परिणाम है दोनों देशों की जनता के साथ हम आप भी भुगत रहे हैं। पूरा देश भुगत रहा है, पूरी दुनिया भुगत रही है। इसलिए आज हम डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत दुनिया में तेल संकट बढ़ाने वाले हमले से करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जब यह तय माना जा रहा था कि अब पूर्ण युद्ध विराम पर मोहर लग जाएगी, तभी यूएस फोर्स ने हमला कर दिया। ईरान पर यह नया हमला दुनिया के लिए तेल संकट बढ़ाने वाला है, क्योंकि हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 6% से ज्यादा बढ़ गई। मई महीने के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को तेल का दाम $91 के आसपास था, लेकिन आज के कारोबार में कच्चा तेल $97 के पार पहुंच गया। सोचिए, एक दिन में तेल के दाम में आग लग गई। 2 दिन पहले तक लगातार तेल के दाम गिर रहे थे। क्यों गिर रहे थे? क्योंकि लग रहा था यह युद्ध पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लग रहा था कि यूएस और ईरान में समझौता हो जाएगा, बात बन जाएगी। लेकिन 2 दिन पहले तक की इस उम्मीद पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बम गिरा दिया। अमेरिका ने ईरान के गोरुक और काशिम द्वीप पर हमले किए। अमेरिका का दावा है कि उसके हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन कंट्रोल स्टेशन और 2 हमलावर ड्रोन नष्ट कर दिए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह कार्रवाई ईरान की आक्रामक गतिविधियों के जवाब में की गई। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान ने कल समुद्र में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था। यह एक्शन ईरान के उस हमले का ही बदला है। दूसरी तरफ अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। सोचिए, कहने को दोनों देश के बीच युद्ध विराम है, इसके बावजूद अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इसका असर आप पर भी पड़ रहा है। देश में तेल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शेयर बाजार गिर रहा है, यानी बड़े निवेशकों के साथ साथ आपके पैसे भी कम हो रहे हैं। डीएनए मित्रों, युद्ध विराम को तोड़ने का काम सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं कर रहे हैं, बल्कि इजराइल भी यही कर रहा है। कागजों पर एक युद्ध विराम इजराइल और लेबनान के बीच भी है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के हमले थम नहीं रहे। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ट किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इजराइल का दावा है कि वो पिछले 26 साल के दौरान लेबनान में सबसे भीतर पहुंच गया है। ईरान की समझौते वाली शर्त यह थी कि लेबनान पर हमला रुकना चाहिए, लेकिन इजराइल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इन हमलों के बीच आज ईरान से एक और खबर आई, जिसने युद्ध विराम या शांति की उम्मीदों को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। मित्रों, ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता पर अब पूरी तरह IRGC के कमांडर्स का नियंत्रण है। ऐसे में वो काम नहीं करना चाहते। हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से इस खबर का खंडन किया है, लेकिन यह सच है कि पिछले कई हफ्तों से ईरान के निर्वाचित नेताओं और IRGC के बीच तनाव की खबरें आती रही हैं। विशेष रूप से अमेरिका के साथ युद्ध विराम का IRGC समर्थन नहीं करती है। उसका रवैया सरकार से अलग दिखता रहा है और यह बात पूरी तरह दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। मित्रों, ईरान की सत्ता पर IRGC का कंट्रोल जितना बढ़ेगा, युद्ध विराम की संभावना उतनी कम होती जाएगी। IRGC के कंट्रोल का मतलब है तनाव और भड़कना। हॉर्मुज स्ट्रेट पर IRGC का ही कंट्रोल है। जब तक IRGC नहीं चाहेगी, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 20 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया, उन्हें रोका या जब्त किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 17 मई तक हॉर्मुज से केवल 532 जहाज गुजरे हैं, जबकि पहले एक दिन में 140 जहाज जाते थे। यानी जहां 10,000 से ज्यादा तेल से भरे जहाज गुजरने चाहिए थे, वहां केवल 500 के करीब ही जहाज गुजर पाए। हॉर्मुज के पूरी तरह बंद रहने से दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर रोज लगभग 1.5 से 2 अरब डॉलर का सीधा नुकसान हो रहा है। सोचिए, जब इतने बड़े नुकसान को दूर करने की कोशिश चल रही थी, तो बातचीत पूरी नहीं हो पाई, उल्टे तनाव और बढ़ गया। मित्रों, मई के आखिर में समझौता होने की उम्मीद में तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई थी। 1 मई के आसपास 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत $116 थी, लेकिन मई के आखिरी कारोबारी दिन तक तेल का भाव $91 पर पहुंच गया। यानी 1 महीने में करीब $25 की गिरावट आई। इस तरह कच्चे तेल का दाम 30 दिन में लगभग 20% तक गिरा। इस गिरावट के बाद दुनिया भर के विशेषज्ञ उम्मीद जताने लगे कि तेल का भाव जल्द ही $70 के आसपास चला जाएगा, यानी तेल का भाव
वहां पहुंच जाएगा जो युद्ध से पहले था। मित्रों, मई के महीने में तेल की कीमत में गिरावट भारत के लिए भी अच्छी खबर थी। मई में तेल के इंडियन बास्केट यानी भारत द्वारा खरीदे गए तेल की औसत कीमत $100 के नीचे आ गई। 28 मई को इंडियन बास्केट का दाम $97 पर पहुंच गया। मित्रों, 6 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन बास्केट का दाम $100 के नीचे था, क्योंकि 6 मार्च के बाद दाम लगातार बढ़ने लगे। मार्च के आखिर में तो इंडियन बास्केट का दाम $157 तक पहुंच गया था। यानी मार्च की तुलना में अगर आप मई का भाव देखेंगे तो यह $60 प्रति बैरल तक गिरा हुआ आपको दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल की मासिक कीमत को लेकर इतना सब हम आपको क्यों बता रहे हैं। मित्रों, इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें हालात कहां से और कैसे बिगड़ते चले गए, ताकि आप जान सकें कि कम कीमत पर तेल खरीदारी का फायदा भारत के लिए कई मायनों में कैसे अच्छा है। कीमत $100 के नीचे आने से भारत के आयात बिल का बोझ कम होगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है। भारत की तेल कंपनियों को हर रोज लगभग 550 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। कम कीमत पर खरीदारी से उनके घाटे की भरपाई होगी। कच्चे तेल का दाम कम होने से डॉलर भी कम खर्च होता है। इसका रुपए की कीमत पर भी पॉजिटिव असर होता है। इससे तेल की कीमत में भी नियंत्रण में रहेगी। यानी आपको अपनी गाड़ियों के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए जिस तेल की जरूरत पड़ती है उसके दाम बढ़ने की आशंका कम होगी। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारी उम्मीद के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे जो तेल है उसकी कीमत तय हो। लेकिन आज तेल की कीमत में जो तेजी आई उसने सभी उम्मीदों को तोड़ दिया। मित्रों, वैसे कच्चे तेल को लेकर राहत की खबर यह है कि 6% की बढ़ोतरी के बाद भी कच्चे तेल का भाव $100 के नीचे ही है। यानी यह कहा जा सकता है कि अगर युद्ध में अचानक तेजी नहीं आई तो कच्चा तेल $100 के नीचे बना रहेगा। युद्ध के दौरान कच्चे तेल का दाम $126 तक पहुंचा था। यह देखते हुए $95 के आसपास का भाव भी कुछ हद तक राहत की खबर है। लेकिन इससे ज्यादा भाव बढ़े तो दुनिया की परेशानी और बढ़ जाएगी, जिसकी आशंका फिर से दिखाई देने लगी। मित्रों, मौजूदा समय में तेल को लेकर जो संकट है वो वर्ष 1990-91 के आर्थिक संकट की याद दिलाता है। उस वक्त भी खाड़ी देशों में छिड़े युद्ध का नतीजा पूरी दुनिया ने भुगता था। भारत भी इस संकट से बचा नहीं था। कुवैत पर इराक के हमले के बाद दुनिया में तेल की कीमतें दोगुनी से ज्यादा हो गईं। युद्ध शुरू होने से पहले जो तेल $15 प्रति बैरल था वो 3 महीने में बढ़कर $35 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इराक और कुवैत से भारत अधिक मात्रा में तेल की खरीदारी करता था, लेकिन युद्ध के कारण वहां से तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई और भारत को महंगे दामों पर स्पॉट मार्केट से कच्चा तेल खरीदना पड़ा। इसकी वजह से वर्ष 1990-91 में भारत का तेल आयात बिल करीब 60% तक बढ़ गया। तेल आयात का खर्च 6,400 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,820 करोड़ रुपए हो गया। तेल के आयात में भारी बढ़ोतरी की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरकर केवल $1 अरब के करीब रह गया। यह रकम इतनी कम थी कि इससे देश केवल 2 से 3 हफ्तों का ही जरूरी सामान आयात कर सकता था। यानी 2 हफ्ते के बाद भारत के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो तेल भी खरीद पाता। और तेल नहीं खरीदने का क्या असर होता वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तेल के सहारे ही अर्थव्यवस्था का पहिया चलता है और भारत के पास तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। मित्रों, इस संकट का असर यह हुआ कि भारत को विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास करीब 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। दिवालिया होने से बचने और तुरंत इमरजेंसी फंड जुटाने का एक ही रास्ता बचा था, $600 मिलियन का लोन लें और इसके लिए देश का सोना गिरवी रखें। यही हुआ भी। भारत ने गुप्त रूप से यह सोना विदेश भेजा। गुप्त रूप से इसलिए भेजा क्योंकि सरकार को डर था कि अगर यह बात लोगों में फैल गई तो देश में आर्थिक अराजकता और जनता के बीच घबराहट फैल जाएगी। दूसरी तरफ अगर सोना गिरवी रखकर तुरंत डॉलर का इंतजाम नहीं किया जाता तो भारत आम लोगों से जुड़ी जो चीजें हैं वो आयात नहीं कर पाता। यह भारत के लिए बहुत कठिन समय था। इस हालात की तुलना राष्ट्रीय अपमान से भी की गई। मित्रों, एक आम भारतीय सोना उस समय गिरवी रखता है जब आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। कोई और उपाय नहीं बचता है। भारत के लिए भी 1991 की वो स्थिति ऐसी ही थी। अगर देश ये कदम नहीं उठाता तो आधिकारिक तौर पर उसे डिफॉल्टर घोषित करने की नौबत आ जाती। यही वजह है तब देश का सोना विदेशी बैंकों में 2 चरणों में गिरवी रखा गया। मई 1991 में लगभग 20 टन सोना गिरवी रखा गया। उसके बाद जुलाई 1991 में 47 टन सोना विशेष विमान से विदेश भेजा गया और कुछ ही दिनों में यानी उसी साल 1991 में ही सोना वापस छुड़ा लिया गया। लेकिन ये 4-5 महीने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए
बेहद कष्ट देने वाला समय रहा। संकट आज भी खड़ा है, लेकिन आज का भारत पहले से अधिक मजबूत होकर लड़ रहा है। 1990-91 की तुलना में आज भारत की स्थिति काफी बेहतर है। डीएनए मित्रों, उस वक्त भारत में विदेशी मुद्रा $1 अरब के करीब ही बची थी, लेकिन आज भारत में विदेशी मुद्रा की वैसी स्थिति नहीं है। ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत के पास विदेशी मुद्रा $681 अरब से ज्यादा है, यानी 35 साल पहले की तुलना में 600 गुना से ज्यादा विदेशी मुद्रा भारत के पास है। उस समय सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, लेकिन फिलहाल भारत के पास जितना विदेशी मुद्रा भंडार है उससे 10 महीनों का आयात किया जा सकता है। 1991-92 में जीडीपी विकास दर गिरकर 1% के करीब आ गई थी, लेकिन मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5% विकास दर का अनुमान है। उस वक्त महंगाई दर डबल डिजिट में थी, लेकिन मौजूदा समय में रिटेल महंगाई 5% के नीचे है। मित्रों, सबसे बड़ा अंतर यह है कि 1991 में भारत को देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि भारत विदेश में रखा अपना सोना वापस मंगवा रहा है। डीएनए मित्रों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अपना 168 टन सोना विदेशी बैंकों से वापस मंगवाया है। पिछले 3 साल में विदेशों में रखा भारत का 389 टन सोना भारत आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल मिलाकर 881 टन सोना है। इनमें से 680 टन सोना अब देश के भीतर है, यानी केवल 201 टन सोना अब विदेश में बचा है। मार्च 2023 में केवल 38% स्वर्ण भंडार देश में था, जबकि अब 77% सोना देश के भीतर है, यानी 3 साल में 2 गुने से भी ज्यादा सोना भारत के भीतर आ गया है। स्वर्ण भंडार के मामले में भी काफी बदलाव आया है। 1991 में भारत के पास सिर्फ 333 टन का स्वर्ण भंडार था। आज के समय में 881 टन सोना आरबीआई के पास है, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा। डीएनए मित्रों, एक बड़ा बदलाव यह भी आया कि विदेश से सोने की खरीदारी में कमी आई है। सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील का यह असर हुआ कि देश में सोने की डिमांड में 70% की भारी गिरावट आई है। 27 मई को खत्म हुए पखवाड़े में सोने की डिमांड गिरकर 7.5 टन रह गई, जबकि 1 साल पहले यह करीब 25 टन थी। यानी लोग अभी सोना नहीं खरीदना चाहते। कुल मिलाकर 1991 के संकट ने भारत को मजबूर किया, जबकि 2026 में भारत गहरे संकट में ना फंसे, इसके लिए पहले से तैयारियां दिखाई दे रही।